हेलो, वेलकम, स्वागत है आपका, आप सभी का। जो आपकी जीके की क्लास है वो आज काफी ज्यादा लेट हो गई है, माफी चाहता हूँ। इसी डिजिटल के लिए थोड़ी लेट हो गई है, डिजिटल बोर्ड के लिए। ठीक है, कोशिश थोड़ा सा लेट हो गया है और काफी सारे कमेंट आ गए हैं, मैं देख रहा हूँ। विकास चौधरी, मनीषा, एबीयू, सभी से माफी चाहता हूँ। शैलजा, ठीक है, सभी से माफी चाहता हूँ। ठीक है, एक बार सभी जुड़ जाइए, क्लास में आ जाइए, क्लास में एक बार सभी आ जाइए। लेट हो गए हैं इसके लिए माफी चाहता हूं। आपका 45 मिनट का समय मैंने जाया कर दिया, लेकिन एक बार फिर से सभी एक बार ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एबीयू, इट्स ओके। ठीक है, हेलो मोहिनी, सभी का स्वागत है एक बार। आ जाइए सभी। वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं? वॉइस और वीडियो एक बार सभी बता दे क्लियर है कि नहीं, फटाफट से। ठीक है, तो आपकी सीयूईटी 2022 जो यूजी एग्जाम है उसकी टॉप 2000 क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यूज हैं वो इसमें होंगे। इससे पहले भी सेशन लगातार चल रहा है, ठीक है, उसी की है। जो आपके 15 क्वेश्चन जो है उसी की क्या है, ये क्लास है। थोड़ा लेट हो गई आज की, तो सेशन को शुरू कर दिया जाए और पहला प्रश्न देखा जाए। क्लियर है? यह है आपके सामने, स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां मिलता है? क्लियर है यहां से? अब बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पे अंतर्गत हल से जोते गए जो खेतों का साक्ष्य है, ठीक है, वो कहां प्राप्त हुआ है? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में या फिर बनावली में? फ्रॉम वेयर वाज द एविडेंस ऑफ प्लोवर्ड फील्ड्स बिटवीन द फाउंड अंडर द हड़प्पा? ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली? फटाफट से पहले सवाल का आपको जवाब देना है। शैलजा, हेलो, क्लियर है? ठीक है, तो सवाल का जवाब देते जाए। सेशन को शेयर कर दे। क्लियर है? यहां से सेशन को शेयर कर दे एक बार। मैं थोड़ा इंक देख लेता हूं और इस क्वेश्चन का जवाब भी दे। छह बच्चे ऑनलाइन है, सेशन को शेयर कर दे एक बार फटाफट से। इस क्वेश्चन का जवाब दें कि जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां मिलता है? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में या फिर बनावली में? फटाफट से आपको जवाब देना है। क्लियर है यहां से? क्लियर है? फ्रॉम वेयर वाज द एविडेंस ऑफ प्लोव्ड फील्ड्स बिटवीन फाउंड द अंडर द हड़प्पन सिविलाइजेशन? रोपर, लोथर, कालीबंगा या फिर बनावली? फटाफट से जवाब देना। अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया है, मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है, जवाब नहीं आया है। एबीयू क्लियर है? जवाब नहीं आया है अभी तक किसी का भी। तो ये है आपके कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान। जो कालीबंगा है वहां पर क्या है? जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इस प्रकार से क्या है? खेत जोते गए थे, ठीक है ना? वहां पर क्या है? जुते हुए खेतों का क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहां पे है? ठीक है, राजस्थान में है। क्लियर है? राजस्थान में क्या है? कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला जो है, क्लियर है, यहां से जो आपके पंजाब को छूता है, ठीक है, और उस पे घग्गर नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये घग्गर नदी के किनारे। क्लियर है? और इसका कालीबंगा नाम क्यों पड़ा है? तो कालीबंगा इसका नाम पड़ा है काली चूड़ियों के कारण। क्लियर है? यहां से काली चूड़ियों के कारण क्या है? इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। क्लियर है यहां से? क्लियर है यहां से? बी बताया शैलजा ने। बिल्कुल नहीं, लोथल नहीं है, ये आपके एबीयू ने भी बताया, लोथल नहीं है, कालीबंगा है। क्लियर से? लोथल तो आपके क्या है? बंदरगाह था। ठीक है, क्या था? बंदरगाह था, जो कहां पे है? आपके गुजरात में। ठीक है, गुजरात में था, ये बंदरगाह है यहां से। क्लियर है? खेती जो है आपके कालीबंगा में जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त है। मनीषा सी बता रही है, बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ है यहां से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? अग्नि देवता के लिए, इंद्र देवता के लिए, वरुण देवता के लिए, सोम देवता के लिए? फॉर विच द deity is the word पुरंदर used in ऋग्वेदा? ठीक है, अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम। फटाफट से आपको जवाब देना है। पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? पुरंदर संधि भी बता दें आप, यहां शब्द से जो एक पुरंदर संधि भी दिमाग में आ रही है, उसका भी आपको जवाब देना है कि पुरंदर संधि क्या थी। ठीक है,
वो भी आपको बता देना है। क्लियर है यहां से? ठीक है, पुरंदर संधि भी आप बता दें, ये दोनों है। पहले ये बता दे पुरंदर शब्द ऋग्वेद में किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है। क्लियर है? सेशन को शेयर कर दीजिए, अभी भी काफी बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं क्लास में, मुझे लग रहा है लेट होने के कारण ऐसा हुआ है। राजस्थान में बता रहे हैं, बिल्कुल सही है शैलजा, वो राजस्थान में था। फटाफट से इसका जवाब दें कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, वरुण के लिए, या फिर सोम के लिए, सोम देवता के लिए। अग्नि बता रहे हैं एबीयू। इनके अलावा फटाफट से जवाब दें किस देवता के लिए क्या है ऋग्वेद में, क्या है ऋग्वेद में। ए बताया है एबीयू ने, इनके अलावा राहुल राज बी बता रहे हैं, इनके अलावा। ठीक है, फटाफट से जवाब दें। बिल्कुल मैंने देख लिया है एबीयू, आपके जवाब को मैंने देख लिया। तान्या सिंह भी बता रही हैं, तान्या सिंह ने कमेंट किया बी, इंद्र देवता बता रही हैं, कमेंट दिखा है, हाँ बिल्कुल तान्या ने बी बताया है, बिल्कुल सही है। इंद्र जो है उनके लिए क्या पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद सभी को पता है कितने, इसमें कितने हैं 1028 क्या है आपके सूक्त हैं। ठीक है, ठीक है, सूक्त कितने हैं 1028 है। ठीक है, मंडल की बात कर ली जाए ऋग्वेद में कितने हैं 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं इसमें। क्लियर यहां से? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, इसके अलावा क्या मंडल कितने हैं 10 मंडल है। क्लियर यहां से? मोहिनी ने बी बताया है, शैलजा ने बी बताया, बहुत सही, शानदार जवाब। ठीक है, क्लियर है यहां से? अगर बात कर ली जाए पुरंदर संधि, ये अलग है, ये पुरंदर शब्द अलग है। पुरंदर संधि सबको पता है औरंगजेब और शिवाजी महाराज के मध्य हुई थी। ठीक है ना, शिवाजी महाराज, ठीक है, शिवाजी के मध्य हुई थी। क्लियर है यहां से? मराठा जो शासक रहे शिवाजी महाराज, उनके मध्य में हुई थथी। औरंगजेब स्वयं शामिल नहीं था, औरंगजेब की तरफ से कौन शामिल था इस संधि में, जय सिंह शामिल था। ठीक है ना, जय सिंह शामिल था, और ये कब हुई थी 1665। ठीक है, 1665 ईस्वी में क्या है ये संधि हुई थी, जिसके तहत क्या है 23 किले क्या है औरंगजेब को दिए गए थे। शिवाजी महाराज के द्वारा क्या है 23 किले औरंगजेब को दिए गए थे। 10 10 10। यस, हेलो यस, सेशन को शेयर कर दें। स्वागत है आपका, आज सेशन थोड़ा लेट है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। ठीक है, अब बताइए आरंभिक जो वैदिक साहित्य जो रहा है उसमें सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है, उसका बार बार उल्लेख किया गया है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, शत्रुदी नदी है, सरस्वती नदी है, या फिर गंगा। द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, ठीक है ना, इंडस, शत्रुदी, सरस्वती, या फिर गंगा। फटाफट से आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। जो आरंभिक वैदिक साहित्य रहा है वेदों में जो है उसमें किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया, सर्वाधिक बार वर्णित किया गया, वर्णन किया गया है, ये आपको फटाफट से जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? यहां से कमेंट सेक्शन में बताना है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु नदी है, शत्रुदी नदी है, सरस्वती नदी है, या फिर गंगा नदी है। फटाफट से आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। आज मुझे कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट कम क्यों आ रहे हैं? फटाफट से जवाब दें। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु, शत्रुदी, सरस्वती, गंगा। द मोस्ट मेंशन रिवर इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। फटाफट से आपको जवाब देना है इस वाले सवाल का। ठीक है, इस वाले सवाल का आपको जवाब देना है। शिवेंद्र चौरसिया ए बता रहे हैं, शैलजा भी ए बता रही है, मुझे थोड़ा सा इधर आ जाना चाहिए। ठीक है, शिवेंद्र चौरसिया ने ए बताया सिंधु, और शैलजा ने ए बताया है सिंधु बताया है, तो बिल्कुल सही। सिंधु नदी का क्या है बार बार उल्लेख किया गया है, किसमें, वैदिक साहित्य जो आपके ऋग्वेद जो है, पुराण जो है, उनमें क्या है सिंधु नदी का बार बार उल्लेख किया गया, सर्वाधिक उल्लेख किया गया। गंगा का भी किया गया है, सरस्वती नदी का भी किया गया, गंगा का बहुत कम किया गया, यमुना का एक बार किया गया, सरस्वती का लगभग 3 बार क्या है उल्लेख किया गया है। क्लियर है? यहाँ से बिल्कुल ए बी यू ने बी बताया, नहीं कौन सी है, गंगा सिंधु नदी जो है उसका बार बार उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। क्लियर है? यहाँ से नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना, स्टेटमेंट दिए गए हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमे, ठीक है ना, यहीं पे क्या है चक्कर करते रहे, ठीक है, वो क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। दूसरा कथन यह है, स्टेटमेंट यह है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, या कौन से कथन सत्य है? केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक व दोनों सत्य है, न तो एक और न ही दो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
द रोटेशन ऑफ द अर्थ इट्स एक्सिस इट्स कॉल्ड रोटेशन। क्लियर है यहां से? द मोशन ऑफ द अर्थ इन द स्टेडी ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ठीक है ना, सॉरी ये शब्द प्रयोग नहीं होगा, परिक्रमण। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है यहां से? विच इज द अबाउ स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ठीक है ना, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, और बोथ वन और टू, और नन ऑफ नाइदर वन और नॉर टू। ठीक है, फटाफट से आपको जवाब देना है। सी बताया है मोहिनी ने, अब बहुत शानदार। एबीयू ने भी सी जवाब दिया है। क्लियर है यहां से? शैलजा ने भी जवाब दिया है। सेशन को शेयर कर दें एक बार। आपकी क्लासेज, अब जो जीके की क्लासेज आपको सभी को पता है, जितने दिन भी होगी डिजिटल बोर्ड पे होगी। ठीक है, जीके की जो क्लास है 8:15 बजे वाली, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे होने वाली है। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दें, हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दें। आपको स्वतंत्रता है, अगर आप लगाए तो ठीक है, वो खुशी की बात है, लेकिन शेयर जरूर कर दें। ठीक है, क्लियर सा है? अगर हम बात कर ले घूर्णन की, ठीक है, घूर्णन की बात कर ले, घूर्णन कितने समय में होता है? 24 घंटे में क्या है, एक बार घूर्णन पृथ्वी कर लेती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। और इसी घूर्णन के कारण क्या है, दिन रात होते हैं। दिन रात जो आपके क्रिएट होते हैं ना, ठीक है, जो आपकी क्रिया है, जो दिन रात की जो है, वो किसके कारण होता है? डे और नाइट जो होता है वो किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। और घूर्णन कितने? 24 घंटे में कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर हम परिक्रमण की बात कर ले, क्लियर है यहां से? परिक्रमण की अगर हम बात करें, ठीक है, परिक्रमण की अगर हम बात करें, ठीक है, ये सूर्य है, ये निश्चित कक्षा है। क्लियर है? यहां से पृथ्वी क्या है, इस पे परिक्रमण करती रहेगी अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के कारण। क्लियर है? ये परिक्रमण करती रहेगी। ये परिक्रमण किससे होता है? 365 दिन इसमें लगते हैं। क्लियर है? 365 दिन वह 6 घंटे। ठीक है, ये 6 घंटे 4 साल में कितना? एक दिन बन जाता है जोड़ के। वही क्या होता है, आपके लीप वर्ष में काउंट हो जाता है। फरवरी का महीना कितना? 29 दिन का हो जाता है, इसी कारण। क्लियर है यहां से? इसी परिक्रमण के कारण क्या है, वर्ष बदलते हैं। जो आपके ईयर जो बदलते हैं, परिक्रमण के कारण बदलते हैं, है ना? वर्ष में जो चेंज होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन रात की क्रिया होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर यहां से? नेटवर्क स्लो है शिवेंद्र का, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी शिवेंद्र, इट्स ओके। आप वीडियो को तसल्ली से देखें, नेटवर्क कोई इशू नहीं है, कभी कभी हमारे यहां भी नेटवर्क स्लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ठीक है ना, जो आपका हाइड्रोस्फीयर जो है, जल मंडल जो है, उसमें कौन कौन सी स्थिति जो है, भौगोलिक अवस्थाएं जो है, कौन कौन सी भौगोलिक अवस्थाएं जो है आपके शामिल होती है? ठीक है ना, जल शामिल होता है, बर्फ शामिल होती है, जलवाष्प भी इसमें शामिल होती है, या फिर उपयुक्त सभी? बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, एकदम बहुत दही सा मक्खन सा सवाल है ये, फटाफट से जवाब दे दीजिए। विच स्टेट वाटर आर इंक्लूडेड इन हाइड्रोस्फीयर इज डन? ठीक है, वाटर, स्नो, वाटर वेपर, ऑल ऑफ अबाउ। फटाफट से आपको इसका जवाब देना है। बहुत आसान सा सवाल है। क्लियर है? बहुत ही आसान सा सवाल है, जवाब दें। बहुत शानदार, डी ऑप्शन बता भी दिया है शैलजा ने, शिवेंद्र ने, मोही ने 100% भी कह दिया है, शिवेंद्र चौरसिया ने डी बताया है। और फटाफट से जवाब दें, अभी तो 3-4 लोगों के जवाब आए हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। हेलो देवेंद्र, काफी देवेंद्र लेट नहीं है, हम ही लेट हैं। देवेंद्र पहले भी आ चुके थे। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन किया है, माफी चाहते हैं देवेंद्र, आज लगभग 45 मिनट आपके जाया हो गए, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन 45 मिनट का हम भरपाया कर देंगे। ठीक है ना, अगली क्लासेज में आपका भरपाया कर देंगे। आज की जो 45 मिनट हमने खराब करी है उसका भरपाया हम कर देंगे। क्लियर है यहां से? अब फटाफट से जवाब देना है। डी 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 बिल्कुल सही। ऑल ऑफ अबाउट, जो आपके सभी उपयुक्त सभी जो है, जल, बर्फ, जलवाष्प कह सकते हैं, ग्लेशियर वगैरह, ये किस में शामिल हो जाते हैं? आपके जलमंडल में आपके शामिल हो जाते हैं। क्लियर है यहां से? नेक्स्ट देखना है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? ठीक है ना, पनामा नहर है, स्वेज नहर है, कील नहर है, शू नहर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैनाल दैट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका? ठीक है ना, एशिया महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को पृथक करने वाली, इस प्रकार से भी। हाँ ठीक है, मैं लेट हूं, कोई नहीं, आप हम दोनों लेट हैं आज, तो वो अलग करने वाली नहर का आपको नाम बताना है। पनामा कैनल, स्वेज कैनल, कील कैनल, या फिर वेल कैनल। फटाफट से जवाब दें और सेशन को शेयर कर दें एक बार फटाफट से। क्लियर है यहां से? सी बताया है, इस सवाल का जवाब देना है आपको। शिवेंद्र चौरसिया सी बता रहे हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दें।
फटाफट से जवाब देना है, अभी तक जवाब नहीं आया किसी का भी। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है या फिर आपके लेट हो गया कोई नहीं, अंशिका चौरसिया लेट हो गई है, कोई नहीं, अंशिका आ जाइए एक बार जैन कर लीजिए, क्वेश्चन का जवाब देते शुरू कर दीजिए। ए ए ए ए ए ए बी ए बता रहे, देवेंद्र मौर्य बता रही है, शिवेंद्र चौरसिया सी बता रहे हैं, पनामा 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 कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है पनामा? पनामा तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के मध्य है, क्लियर है। ए बता रही है, सेल्जा बी बता रही है, क्लियर है। यहां से सेल्जा का सही जवाब आया है, बिल्कुल सही है। स्वेज नहर, जो आपके स्वेज नहर जो है मिस्र में है, ठीक है, स्वेज नहर, ठीक है, कहां है? स्वेज नहर की बात होती है, यह आपके को अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है, दो सागर को, दो सीज को भी क्या है अलग करती है। तो कौन सा? भूमध्य सागर, ठीक है, क्लियर है। यहां से भूमध्य सागर व लाल सागर को भी अलग करती है, जोड़ती है, ठीक है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है, को जोड़ती है या अलग करती है। और स्वेज नहर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल कैनाल है, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, ठीक है, कृत्रिम नहर है, ठीक है, आर्टिफिशियल कैनाल है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी है, ये ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी, ठीक है। इसको पहली बार खोला कब किया गया है? व्यापार के लिए क्या इसको कब खोला गया? कई बार पूछा गया, तो 1869 में क्या है इसको प्रथम बार खोला गया। इससे जो आपके क्या है पोत, जो विमान आपके पोत है, माल जो ले जाके जाते हैं, वो पोतों के लिए इसको खोला गया, व्यापार के लिए इसको खोला गया। सर पनामा कैनल है आंसर, एक बार चेक कर लो प्लीज। पनामा नहीं है, एशिया और उसकी बात हो रही है, फिर से देख लें आप, चेक कर ले एबीयू, फिर से एक बार चेक करें आप, एशिया से अफ्रीका की बात हो रही है, क्लियर है। यहां से एक बार आप चेक करें, बी 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 इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल राइट है। पनामा मैंने कह दिया ना कि आपके अफ्रीका आपके नहीं है, उत्तरी अमेरिका और क्या है दक्षिणी अमेरिका के जो बीच में है वो है। कमेंट डिलीट कर लिया एबीयू ने, कोई नहीं, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, मेरे से भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, इसलिए आप कई बार चेक कर लें, ठीक है ना, गलती होना आम बात है, क्लियर है। यहां से नेक्स्ट देखें, विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला कौन सी है? वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वत है, रोकी पर्वत है, यूराल पर्वत है, या फिर अल्पेशियन पर्वत है, ठीक है ना। विच इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? फटाफट से आपको जवाब देना है, अरावली माउंटेन्स, रोकी माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स, या फिर अल्पेशियन माउंटेन। ये सब जो है आपके वलित पर्वतमालाएं हैं, ठीक है ना, वलित पर्वतमालाएं हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ये है, ठीक है। इनका अगर देखा जाए तो इनमें शंकु आकार की पहाड़ियां भी बनती है, और ऊपर का जो आपका खुरदरा रहता है, ठीक है ना, ये जो इलाका रहता है उबड़ खाबड़ रहता है, ठीक है ना, ये क्या होती है? वलित पर्वतमालाएं होती हैं, क्लियर है। यहां से सर बीए में मैथ भी आता है, जर्नल टेस्ट में आएगा शिवेंद्र, जर्नल टेस्ट में मैथ रीजनिंग दोनों आएगी, क्लियर है। यहां से मैथ रीजनिंग दोनों आएंगी, क्लियर है। यहां से तो बिल्कुल सही है, मैथ और रीजनिंग दोनों आपको पढ़नी है शिवेंद्र। ए बता रहे हैं, डी बताया, अंशिका ने ए बताया, ए बताया है ए, और जर्नल टेस्ट में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ए मोहिनी ए, और शिवेंद्र डी बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपके जो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है ना, जो आपके गुजरात से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली में जो आपके राष्ट्रपति भवन जो है वो इसी पर्वतमाला जो आपके, ठीक है ना, उसी पर स्थित है, उसी की एक चोटी जो है उस पर क्या है आपके राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, क्लियर है। यहां से रायसीना हिल्स पे, ठीक है ना, किस पे बना हुआ है? रायसीना हिल्स पे। राष्ट्रपति भवन किस पे बना हुआ है? रायसीना हिल्स पे। वहां तक ये क्या फैली हुई है? ये सबसे पुरानी क्या है? वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड पर्वतमाला है। सबसे नवीन में आपके हिमालय शामिल होता है। सबसे नवीन पर्वतमाला जो देखी जाए वलित पर्वतमाला, ठीक है। नवीन की अगर बात कर ले तो उसके आपके हिमालय जो है उसमें शामिल होता है, क्लियर है। यहां से दो प्लेट्स के टकराने के कारण क्या है, हिमालय का क्या है निर्माण हुआ, लगातार उसकी क्या आकृति बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस का भी नहीं डिसाइड है। मॉक टेस्ट में मैंने देखा है, जो एनटीए ने मॉक टेस्ट दिया है उसमें 20 से
15 से 22 क्वेश्चन किसी में है, कभी कभी 16 से 18 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो क्वेश्चंस का कोई डिसाइड नहीं है, पहले अलग बात थी, लेकिन अब एनटीए ने कह दिया कि क्वेश्चंस आज डिसाइडेड नहीं है। अंशिका ने 200 क्वेश्चन बता दिए जनरल टेस्ट के। जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, 75 क्वेश्चन आएंगे, मजाक ना करें, बच्चों को डराए नहीं। देवेंद्र बता रहे हैं हाँ 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। ज्योग्राफी स्टूडेंट, हेलो ज्योग्राफी स्टूडेंट। शिवेंद्र ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है, अरावली पर्वतमाला है, क्लियर यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? फटाफट से जवाब देना, 6, 5, 8, 7। बहुत आसान सवाल है। विच इज हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स टेरिटोरियल बॉर्डर? जो आपके बॉर्डर्स हैं उसको बताना है कितने देशों से जुड़ा हुआ है। 6, 5, 8, 7। और फटाफट से आप सीरियल वाइज उस देशों के नाम भी, हाँ प्रमोद कह रहे हैं 60 करने हैं, 15 आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। 15 किसी भी सब्जेक्ट के छोड़ सकते हैं, आपको टफ जो लगे उसके 15 आप छोड़ सकते हैं। पहले क्या था, 5-5 छोड़ने थे, लेकिन वो बाध्यता एनटीए ने हटा दी है, सीयूईटी ने वो बाध्यता हटा दी है, ठीक है। हाँ अच्छा, अंशिका बता रही पूरा पूरा 200 का रहेगा, बहुत सही है, बहुत रहेगा, बिल्कुल 200 का रहेगा, क्लियर है। यहां से 8 बता रहे हैं, मोहिनी 8 बता रहे हैं, प्रमोद 6 बता रहे हैं। अच्छा 8 है तो 8 के नाम बता दें, क्लियर है। जिस बच्चे के 8 हो रहे हैं वो 8 के नाम बता दे कि कौन कौन से देशों के साथ क्या है, सीमा जुड़ी हुई है। फटाफट से आप जवाब दे दें, फटाफट से आप जवाब दे दें, 8 के देशों के नाम बता दें फटाफट से, क्लियर है। अगर किसी के 8 है, किसी के 6 है तो वो भी बता दें, क्लियर है। फटाफट से कमेंट करते जाएं, मैं लिखते जाता हूं, ठीक है ना। चीन है, मैच करते जाएं, फिर जवाब दे देना है। चीन के बाद में कौन सा होगा, फटाफट कमेंट करते जाए। एबीयू ने 7 बताया है, चीन है, फिर कौन सा होगा, भूटान हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। नेपाल अपना छोटा भाई है ही, ठीक है। म्यांमार, क्लियर है। यहां से फिर कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आपको जवाब देना है। म्यांमार हो जाएगा अपना सबसे छोटा भाई पाकिस्तान, और कौन सा हो जाएगा, फटाफट से कितने हो गए, 5 हो गए, 2 और बताने हैं, एक आपका अफगानिस्तान, ठीक है। ठीक है, अब एक बच रहा है, वो कौन बता दे, ठीक है। एक कौन सा बच रहा है, एक पाकिस्तान से जो निकला था, बांग्लादेश, क्लियर है। बांग्लादेश कितने हुए, ये मैप है इंडिया का, अब इसमें सेट कर लें आप। मैप इस पे नहीं बन पाएगा, स्पेस नहीं है, तो मैप बना के बता देता। 7 हैं, क्लियर है। बीएलएलबी में जनरल टेस्ट है, मैथ आएगी आपके मिश्रा एट द रेट, डी ऑप्शन इज राइट। जनरल टेस्ट है बीएलएलबी, जो आपका बीएचयू का बीएलएलबी है उसमें जीटी रखा गया है, जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो उसमें मैथ आएगी। जहां जनरल टेस्ट है पूछे ही नहीं, वहां पे क्या मैथ जरूर आएगी, ठीक है। वर्मा, हाँ पाकिस्तान बांग्लादेश, उसमें मैथ जरूर आएगी। 7 इज राइट आंसर, ठीक है ना। बचपन में बुआ, ज्योग्राफी स्टूडेंट ने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, बचपन में बुआ, ठीक है ना। और इसको ऐसे लिखना है, बचपन। इन 7 को याद करने की ट्रिक बताई है, बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार है, इससे इसको याद किया जा सकता है, ठीक है ना। श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका टच नहीं होता है, श्रीलंका थोड़ा सा तटस्थ है, उसमें पाक जलडमरू जो मध्य है उस सीमा से उससे जुड़ा हुआ है, क्लियर है। वो आपके सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी भौगोलिक स्थिति सीधी जुड़ी हुई नहीं है, क्लियर है। यहां से हाँ बिल्कुल सही है, 7 बिल्कुल सही उत्तर है, क्लियर है। यहां से 7 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये 7 आपको ध्यान में रहनी चाहिए, पूछा जा सकता है निम्न में से किस देश की सीमा जो है भारत से सीधी जुड़ी हुई नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, अब आपको बताना है किस झील से उसका क्या उद्गम होता है। करीबा झील से, विक्टोरिया झील से, तुर्काना झील से, या फिर तन्नाइका झील से। फ्रॉम विच द फॉलोइंग लेक्स डज नील, ठीक है ना, कहां से निकलती है, ठीक है ना, और ओरिजिनेट, ठीक है ना। करीबा झील, करीबा लेक, लेक विक्टोरिया, ठीक है ना, तंजनाइका लेक, या फिर तुर्कामा लेक, तुर्काना झील, तुर्काना लेक। फटाफट से आपको जवाब देना है कि जो आपके नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। प्रमोद कह रहे हैं सर मैंने डोमेन फिजिक्स को नहीं चुना है, तो क्या मुझे, अगर नहीं चुना है तो नहीं देना है, सीधी सी बात है,
अगर आपने डोमेन में फिजिक्स नहीं लिया तो नहीं देना है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। फटाफट से बताना है। ए ज्योग्राफी स्टूडेंट ने विक्टोरिया जवाब दिया है, प्रमोद कुमार ने बी दिया है, विक्टोरिया झील बता रहे हैं, शैलजा सी बता रही है, तंजाइनका बता रही है, विक्टोरिया झील एक जवाब आया है अभी, ठीक है। मोहिनी ने सी बताया है, प्रमोद कुमार ओके, ठीक है, इट्स ओके, कोई ना, फिजिक्स अगर नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एबीयू भी सी बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, विक्टोरिया झील से क्या है, आपके नील नदी निकलती है, जो आपके अफ्रीका की नदी है और सबसे बड़ी नदी है विश्व की। क्लियर, यहां से कहां से, विक्टोरिया झील, सीधा सा याद रखें, ठीक है ना। विक्टोरिया झील है, एक विक्टोरिया जलप्रपात भी है। क्लियर, यहां से वाटरफॉल भी है। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोदान कहते हैं, ठीक है ना, फलो उद्यान कहते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार के वन जो है उसमें सबसे ज्यादा फल की खेती की जाती है, इसलिए क्या उसको फलोद्यान भी कहा जाता है। आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को कहा जाता है, शीतोष्ण पर्णपाती वनों को कहा जाता है, शीतोष्ण सदाबहार वन को कहा जाता है, या फिर भूमध्य सागरीय वन को। विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट रेंज इज नोन एज द फ्रूट गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। फटाफट से आपको जवाब देना है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिकोशियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना, मेडिटेरियन फॉरेस्ट। फटाफट से आपको जवाब देना। बहुत आसान सा सवाल है कि किस प्रकार के वनों को क्या है आपके सी 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 आपके ज्योग्राफी स्टूडेंट ने डी दिया है, बहुत शानदार, सी सी। इसमें क्या है आपके जो आपके फल हैं, अंगूर है, ठीक है, संतरे जो हैं, आम है, इनकी क्या खेती की जाती है, ठीक है। इस प्रकार के वनों में, इस प्रकार के कह सकते हैं जलवायु प्रदेश भी उसको कह सकते हैं, ठीक है ना, विशिष्ट जलवायु प्रदेश है, इसीलिए क्या उसको फलोदान भी कहा जाता है। डी डी डी, देवेंद्र मौर्य डी 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 डी। अब सही आंसर आए, बिल्कुल सही है आपके, कौन से, भूमध्य सागरीय जो वन है, ठीक है, भूमध्य सागरीय वनों को क्या है, विश्व का फलोदान भी कहा जाता है। क्लियर, यहां से डी आंसर इज राइट, ठीक है। क्लियर, यहां से नेक्स्ट देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय इकोनॉमी को बताना है कि किस प्रकार की इकोनॉमी भी कहा जाता है, किस प्रकार की उसको अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। इन विच वर्ड द इकोनॉमी इंडिया कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। फटाफट से आपको जवाब देना है। बिल्कुल उसका डी आंसर राइट था, इसका डी 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 आंसर भी आना शुरू हो गए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार, लाजवाब। ज्योग्राफी स्टूडेंट मिक्स्ड डी, शिवेंद्र डी, अंशिका डी, मोहिनी डी, बहुत ही सही, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। क्लियर, यहां से सभी को बताए भारत में क्या है, समाजवाद, ठीक है, प्लस पूंजीवाद, ठीक है, इज इक्वल टू मिश्रित, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया गया है, ठीक है ना। यानी कि थोड़ा बहुत क्या है इसमें पूंजीवाद भी है और थोड़ा बहुत क्या है समाजवाद। समाजवाद मतलब जो आपके उत्पादन के जो भी साधन रहेंगे, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है, उस पर नियंत्रण किसका हो, सरकार का हो, ठीक है, उसको क्या है समाजवाद कहा जाता है, उत्पादन के साधनों पर, ठीक है। नियंत्रण किसका हो, सरकार का हो, उससे क्या है समाजवाद कहा जाता है। पूंजीवाद मतलब निजी क्षेत्र में क्या है उत्पादन के साधनों, इन दोनों को मिला जुला जो रूप है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत ने क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। बिल्कुल डी 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 बिल्कुल सही है, सभी का सही उत्तर आया, बहुत ही शानदार। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है, इकोनॉमी का ही शब्द है एक प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर जिसमें कहा जाता है, वो किससे संबंधित है, उद्योगों से संबंधित है, कृषि से, व्यापार से, बैंक से। प्राइमरी सेक्टर मींस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बाय ट्रेड, फ्रॉम द बैंक। फटाफट से आपको जवाब देना है। तीन क्षेत्र जो होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, प्राइमरी जिसको कहा जाता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया आपके द्वितीय क्षेत्र हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया। अब आपको बताना है कि जो आपके प्राथमिक क्षेत्र है वो किससे संबंधित है। फटाफट से आपको जवाब देना है। ए बता रहे हैं, कोई बी बता रहा है, एबीसी और एनवायरो फॉर ज्ञान, एनवायरो
एबीसी और एनवायरो ज्ञान बता रहे हैं बी, कृषि बता रहे हैं अंशिका ने यूपी से बी 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 अंशिका बी बी बिल्कुल सही है, कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कृषि से जो जुड़ा हुआ है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। उद्योग जिसमें आ जाए, ठीक है ना, इसमें क्या क्या आ जाएगा, ठीक है, कृषि आ जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा, ठीक है, दूध उत्पादन हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। क्लियर, यहां से उद्योग आ जाएंगे, ठीक है, विनिर्माण का जो क्षेत्र है इसी में शामिल होगा, ठीक है, इस्पात भी इसी में शामिल होगा। क्लियर, यहां से ये सब किस में शामिल हो जाएंगे, द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में जो आपके सेवाएं हैं, ठीक है ना, बैंक जो है खुद क्या है, तृतीय क्षेत्र में शामिल है। सेवाओं में कौन सा, बैंकिंग हो गया, ठीक है, ठीक है, और आपके विद्युत हो गया, ठीक है। क्लियर है, आपके हॉस्पिटल्स जो हो गए, अस्पताल जिसको कह सकते हैं, और आपके स्कूल वगैरह हो गए, ये सब सेवाओं में हो गए जो आपके क्या सर्विसेज दे रहे हो। और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या है, भारतीय इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है। योगदान की अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा किसका है, तृतीय क्षेत्र का, ठीक है ना, थर्ड सेक्टर जो है, ठीक है, उसका क्षेत्र का क्या योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। क्लियर, यहां से ज्योग्राफी। गुड इवनिंग विकास, बहुत लेट है, कोई नहीं, आ गए हैं, वो बढ़िया है, बहुत शानदार, लाजवाब, बिल्कुल सही है, सभी का जवाब सही आया। कृषि से प्राथमिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। क्लियर, यहां से ये सेक्टर ध्यान रखना है किस क्षेत्र में किसका है सबसे ज्यादा योगदान की अगर जीडीपी में बात की जाए तो कौन सा है, तृतीय क्षेत्र, थर्ड जो क्षेत्र है जिसमें सेवाएं, बैंकिंग, विद्युत वगैरह ये सब किसमें, इसमें शामिल होती है। क्लियर, यहां से निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जिसको एचडीआई जो कहा जाता है, ठीक है, उसमें से कौन शामिल नहीं है। तीन तत्व इसमें शामिल होते हैं, तो एक तत्व क्या है इसमें, मूलभूत आधार जो होता है एफडीआई का, उसमें एक तत्व शामिल नहीं है। फटाफट से बताना है कौन सा नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है, सामाजिक असमानता, प्रौढ़ साक्षरता, अडल्ट लिटरेसी, साक्षरता भी कह सकते हैं, अडल्ट लिटरेसी भी यहाँ पे हो सकता है। सेशन को शेयर करते रहे। सर मैंने क्लास को 2 बार लाइक कर दिया है, 2 बार कर दिया तो 1 लाइक होगी, फिर से लाइक करना पड़ेगा, 3 बार करने पड़ेगा, प्रमोद है ना, ठीक है, थैंक यू, लेकिन उसको 3 बार करें, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। क्लियर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, एसडीआई की बात की जाती है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या है 1990 में से ये जारी की जा रही है। महबूब उल हक द्वारा क्या है ये तैयार किया गया था। क्लियर है, कहां के इकोनॉमिस्ट थे, तो ये पाकिस्तान के क्या अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्या है ये पाकिस्तान भी नहीं लिखा जा रहा है। क्लियर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, तो उन्हीं ने क्या ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार की थी। तो फटाफट से जवाब देना है कौन सा सेक्टर इसमें शामिल नहीं है। सी 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 ज्योग्राफी स्टूडेंट, सी एबीयू, सी ए बताया है, ओ एबीसी और एनवायरमेंट, एनवायरो फॉर ज्ञान, ठीक है, सी 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 बहुत सही, बहुत ही शानदार। सामाजिक असमानता बिल्कुल सही है, सामाजिक असमानता का संबंध एचडीआई से नहीं है। तो आपके कौन कौन सा जीवन प्रत्याशा, यानी कि जीवन प्रत्याशा क्या है, कितनी सुविधाएं उसको उपलब्ध हो पा रही है नागरिक को, वो इसमें शामिल होता है, ठीक है ना। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय जीडीपी जब बढ़ेगी तो क्या प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, तो वो इससे संबंधित है। साक्षरता भी इसमें संबंधित है। 3 आधार इसमें शामिल है, तीनों आधार आपको ध्यान में रखने हैं, 14 नहीं है, 14 पूछा जा सकता है। क्लियर, यहां से नेक्स्ट देखिए, हिंदू संस्कृत समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, ना, जो हिंदू जिसको कहा जाता है ग्रोथ, ठीक है ना, हिंदू ग्रोथ एक शब्द यूज किया गया था, तो किससे संबंधित है। क्लियर, यहां से राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या से, खाद्यान्न से, प्रति व्यक्ति आय से, पर कैपिटल इनकम से। फटाफट से आपको बताना है, हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड विच ग्रोथ रेट, ठीक है ना, किस ग्रोथ रेट से जुड़ा हुआ है, नेशनल इनकम पर पॉपुलेशन, फूड ग्रेन, पर कैपिटल इनकम। क्लियर, यहां से ठीक है, सी बताया है, इसका जवाब देना, पिछले का सी बिल्कुल सही है। इसका जवाब देना है, उसका सही है, इसका जवाब नहीं आया है। हिंदू समृद्धि दर आपने सुना होगा, ठीक है। क्लियर, यहां से बी बता रहे हैं आपके जनसंख्या से बता रहे हैं, जनसंख्या से एबीसी और बता रहे हैं। इनके अलावा अंशिका ने भी बी बताया है, बिल्कुल आपके बी नहीं होगा अगर इसकी बात कर ली जाए। इसका जो प्रतिपादन जो है, ये जो समृद्धि जो शरद का प्रतिपादन जो है, दर का प्रतिपादन किसने किया था, ये पूछा जाता है, तो राजकृष्ण ने। किसने किया है, राजकृष्ण ने क्या इसका प्रतिपादन किया है, क्यों किया है, ठीक है ना, 1919 से पहले, ठीक है ना, 1919 से पहले
क्लियर है यहां से। और जो 1950 से लेकर 80 का जो दशक रहा है, ठीक है ना, दशक में हुआ क्या, भारत की जो वृद्धि दर थी, ठीक है, 3.5% से भी कम थी। वृद्धि दर क्या है, 3.5% से भी कम थी। इसीलिए क्या है, हिंदू समृद्धि शब्द यूज में किया गया एक अवरोध के तौर पर, विकास के डेवलपमेंट में, जीडीपी में अवरोध के तौर पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर है यहां से। सर बीए एलएलबी में ये आपको वेबसाइट पे पता चलेगा देवेंद्र मौर्य, कल मैं पता करके बता दूंगा बीएलएलबी में कितने फॉर्म भरे गए, एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं पता है। सुमन कुमारी ने ये बताया है, किससे संबंधित है, फटाफट से जवाब देना है। तो ये आपके प्रति व्यक्ति आय से, किससे संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है, ठीक है ना। क्लियर है यहां से। डी ऑप्शन इज राइट, पर कैपिटल इनकम से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है, प्रति व्यक्ति आय से। नेशनल इनकम से इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपके जीडीपी से संबंधित है, जीडीपी बढ़ेगी तो क्या है, आपके प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। दो प्रकार से पूछा जाता है, प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी, जो आपके गोर डेवलपमेंट जो है उससे संबंधित है, ठीक है ना। तो आपके डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहां से। मनीषा मोहिनी ने डी दिया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। सर पानी पी लीजिए, पानी है नहीं यहाँ पे, जल आज ग्रहण नहीं कर पाएंगे। चौपाल की टीम भी पीछे पड़ जाती है, जो चीज नहीं होती है उसी के पीछे पड़ जाती है, बड़ा गजब मजे लेते हैं, बॉस को शिकायत करनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक है वो किसने लिखी थी, ठीक है ना, 1934 में लिखी गई है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया क्या है, एक पुस्तक लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर वीके आर सी राव के द्वारा, एम विश्वेश्वरैया, प्रोफेसर दांतवाला, नीलकांत रथ के द्वारा। हु रोड द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया इन 1934, ठीक है ना। ये जो पुस्तक लिखी है, अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेंगे तो उनके नाम पे क्या है, एक हॉस्टल भी बनाया गया है। क्लियर है यहां से। उनको सम्मानित करने के लिए क्या है, आपके हॉस्टल का भी निर्माण किया गया है। आपको बताना ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बॉस कौन है, प्लीज बता दो। बी बता रहे हैं एम विश्वेश्वरैया, एबीयू, ठीक है। सर को कोई पानी पिला दो सर। हाँ आपने डी बताया था शिवेंद्र, मैंने ध्यान नहीं दिया है, सॉरी, ठीक है। इसका जवाब दीजिए। सुमन ने बी बताया है, एबीयू ने बी बताया है। फटाफट से कमेंट करते जाइए शिवेंद्र, जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतने आगे क्वेश्चन भी होते जाएंगे, ठीक है ना, ज्यादा लेट नहीं करना है। क्लियर है, सेशन को आगे बढ़ाना है। बी 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 ए ए ए ए ए ए तो आपके सर एस एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज राइट है। सर एम विश्वेश्वरैया को ध्यान रखना, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, इन्हीं को क्या है, भारत में नियोजित जो विकास किया गया है, आपकी योजना आयोग का निर्माण हुआ उसी के लिए क्या पंचवर्षीय योजना का क्या है, आगमन हुआ भारत में, ठीक है ना। नियोजित मतलब प्लान करके क्या विकास करना है, तो भारत में प्लान नियोजित विकास के जनक भी किसको क्या है, सर एम विश्वेश्वरैया को ही माना जाता है, ठीक है ना। क्लियर है यहां से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर यहां से। फटाफट से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे। अब देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है किस तिथि को हुआ था, ठीक है, वह तिथि आपको बतानी है। क्लियर यहां से। 1 अप्रैल 1951 को, 16 अगस्त 1950 को, 6 अगस्त 1952 को, 16 अगस्त 1952 को। ये 1 अगस्त अप्रैल को क्या हुआ, 1900, ये डेट भी आपको बता देने, इस समय क्या हुआ था, विच डेट विच द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वाज, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1951 को, 16 अगस्त 1950 को, 6 अगस्त 1952 को, या फिर 16 अगस्त 1952 को। फटाफट से आपको जवाब देना है। सर देखेंगे बाद में, पानी वानी का बाद में देखिए, पहले क्वेश्चन पे जवाब दीजिए। हाँ फास्ट कर रहे हैं सुमन, हम चाह रहे हैं कि आपका समय खराब ना हो, जितनी जल्दी आपके जवाब दें। बॉस हमारे सुप्रीम है, वो अभी है नहीं यहाँ पे, उनका नाम अभी नहीं बता सकते हैं। बॉस है। पानी आ गया है, थैंक यू। ये लीजिए, जल भी आ गया है। सी 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 6 अगस्त बता रहे हैं, 6 अगस्त नहीं है, 1952 तो ठीक है, लेकिन एक बार चेक करिए, ठीक है। सॉरी 6 अगस्त 1952, माफी चाहता हूँ, बिल्कुल सही है, 6 अगस्त 1952 है, ठीक है, 6 अगस्त 1952, सी इज राइट है। इसको क्या हुआ था, आपके पंचवर्षीय योजना की क्या है, शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 में। क्लियर यहां से। नेक्स्ट सवाल देखिए, ठीक है,
सर बॉस कौन है? बॉस का जवाब नाम नहीं बता सकते। आपने हैरी पॉटर देखिए, उस विलन का नाम लेते ही वो हाजिर होता जाते। ऐसे बॉस है, बॉस का हम नाम नहीं ले सकते हैं, वो हाजिर हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से फटाफट से जवाब दें। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? ठीक है ना, अगस्त 1971 में, जुलाई 1969 में, मार्च 1981 में, जुलाई 1991 में। क्लियर यहाँ से? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज 14 बैंक्स इन द भारत में कब किया गया है? ठीक है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक साथ क्या नेशनलाइजेशन हुआ था? 14 बैंकों का क्या राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी भारत की उस समय क्या है, प्रधानमंत्री थी। ठीक है, उनके द्वारा ये कार्य किया गया था, तो वो बताना है। सॉरी, फटाफट से आपको जवाब देना है। फटाफट से जवाब देना है कि कब किया गया है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कब किया गया है? आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए सब। ठीक है ना, 1969। देवेंद्र, बहुत शानदार देवेंद्र। विकास बी सुमन बता रही हैं, बी 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 1969 बिल्कुल सही है, शानदार जवाब आया सभी का, बिल्कुल सही है। जुलाई 1969 में क्या है आपके इस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, जिसमें आपके एसबीआई बैंक भी शामिल है। काफी सारे उसका बैंकों का क्या राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है ना, यानी कि उनको सरकार के अधीन लिया गया था। ठीक है, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ठीक है ना, मेगस्थनीज को आपको बताना है किस शासक के दरबार में आए थे। मेगस्थनीज आपने सुना भी होगा। ठीक है ना, अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर हेमू के। इन विच हुज कोर्ट डिड द फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगस्थनीज विजिट इंडिया? ठीक है ना, अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर हेमू। फटाफट से आपको बताना है। ठीक है, और इनकी जो मेगस्थनीज की जो बुक लिखी गई है, बुक का नाम भी आपको बताना है, पुस्तक का नाम भी बताना है। ठीक है, अगर आप बता सके कि यूनानी शासक कौन था उस समय जिसका ये राजदूत था, यूनानी शासक का भी आपको नाम बताना है। फटाफट से आपको नाम बताना है। ठीक है, फटाफट से सी 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 कोटक महिंद्रा भी बिल्कुल सही है, सी जवाब दे रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बता रहे हैं मैक्सिमम लोग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, सी 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 सुमन कुमारी ने बुक का भी नाम बता दिया है। ठीक है, इंडिका, इंडिका बताया है। ज्योग्राफी स्टूडेंट ने भी सी बताया, इंडिका बता दिया है। सी आंसर इज राइट। सम्राट अशोक मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, जो आपके मौर्य जो डायनेस्टी जो है मौर्य वंश के क्या संस्थापक है। अगर बात कर ली जाए तो बुक कौन सी थी? इंडिका थी। ठीक है ना, क्लियर है, बुक का नाम आपको पूछा जाता है, इंडिका थी। अगर यूनानी शासक की बात कर ली जाए, यूनानी शासक, तो वो कौन थे? शेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर क्या है, उस समय यूनानी शासक थे। फटाफट से ध्यान रखना है, क्लियर है, उसी के क्या है ये राजदूत थे और उन्होंने यहाँ पर भेजा था। इंडिका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं नामा जो है, जिसमें आपके क्या है, हुमायूं जो रहा है मुगल शासक, उसकी जीवनी है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल बदायूनी, मुगल गुलबदन बेगम, या फिर स्वयं हुमायूं द्वारा। ठीक है, हुज रोट द हुमायूं नामा? अब्दुल फजल बदायूनी, गुलबदन बेगम, या हुमायूं ने स्वयं ने लिखी है। फटाफट से आपको जवाब देना। बहुत आसान से सवाल है, मुझे लग रहा है आज बहुत आसान से सवाल टाइप हो गए हैं, मैंने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कल से थोड़े से टिपिकल भी सवाल पूछे जाएंगे। सवाल का जवाब दें। फटाफट से जवाब दें। सर एक बार सिंपल मेरे लिए, बहुत आसान से सवाल है आज। बिल्कुल सही, सी आंसर आने भी शुरू हो गए, बहुत शानदार। सी सी सुमन, एबीयू और एबीसी ओवर। इसके अलावा अंशिका ने सी जवाब दिया है,
सुमन ने सी दिया है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, लाजवाब। गुलबदन बेगम बिल्कुल सही है, गुलबदन बेगम द्वारा क्या आपके हुमायूं नामा लिखी गई है। क्लियर यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, रैम का अर्थ पूछा जा रहा है। रैम अब शायद कंप्यूटर के सवाल हैं, ठीक है। आपको बताना है कि रैम का अर्थ क्या है, ठीक है। पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रिगिड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिगिड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी। बहुत आसान सा सवाल है। रैम रोम कंप्यूटर के सवाल भी इसमें जीके में रहेंगे, जनरल टेस्ट में कहा है। हाँ, बिल्ले नहीं, थोड़ा सा बात करनी थी। अनीता चौधरी ने सी दिया है। इसका जवाब देना है कि रैम का अर्थ क्या है। बॉस सामने ही बैठे हैं, वो बुलाए थे बात करने के लिए कि क्या है मामला, क्या है कि बॉस को क्यों याद किया जा रहा है, इसीलिए वो बुलाए थे देवेंद्र, ठीक है ना। बॉस सामने हमारे। सुमन ए, एबीसी ए, अनीता ए, ज्योग्राफी स्टूडेंट ए, अंशिका ए, सभी का जवाब आ गया है ए ए ए ए ए ए ए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, शानदार। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। क्लियर है। इस मेमोरी को क्या है, ये त्वरित मेमोरी होती है, ठीक है ना, टेंटेटिव मेमोरी होती है, ठीक है ना। इसको केवल क्या है आपके रीड भी किया जा सकता है, इसका अध्ययन भी किया जा सकता है, और इसको चेंज भी किया जा सकता है। उसी को क्या आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। क्लियर है, सभी का बिल्कुल सही है। बिल्कुल शिवेंद्र ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, ओसीआर का अर्थ है। अब बताइए ओसीआर का अर्थ क्या है। ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओनली कैरेक्टर रीडर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओसीआर स्टैंड फॉर, अर्थ पूछ रहा है, मीन्स, ठीक है। ओसीआर मीन्स ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओनली कैरेक्टर रीडर, नन ऑफ अबाउ, ठीक है। फटाफट से आपको जवाब देना है। क्लियर है यहां से। फटाफट से जवाब देना है। फटाफट से जवाब देना है। बी 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 बी। बहुत सही, किसी का भी गलत नहीं हुआ है। बहुत ही शानदार, लाजवाब, लाजवाब जवाब आया है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको कहा जाता है ओसीआर, बिल्कुल सही। इसकी फुल फॉर्म क्या है, बी इज राइट आंसर। शिवेंद्र सी बता रहे हैं, शिवेंद्र एक बार चेक करिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, इसका फुल फॉर्म है। क्लियर है। यहां से सेशन को शेयर करते रहें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बिट का अर्थ क्या है, ठीक है। बिट का अर्थ पूछा गया, सिंपल सा है। आई थिंक बहुत आसान से सवाल आ गए हैं आज। बाइनरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी थ्योरी। बिट मींस बाइनरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी थ्योरी। फटाफट से जवाब देना है। क्लियर है यहां से, ठीक है। फटाफट से जवाब दें। ए ए ए ए ए आज डांट पड़ने वाली बॉस से भाई साहब। ये बॉस का मसला बहुत लंबा हो गया, क्या है ये बॉस का मामला। फटाफट से जवाब दें। इस वाले बिट का अर्थ बताना है, ठीक है। बिट सभी को पता है, सबसे छोटी स्टोर इकाई है, ठीक है ना। डेटा के स्टोर की अगर पूछ ले, सबसे छोटी यूनिट, ठीक है, बीआईटी जिसे कहा जाता है, सॉरी, बिट जो है ये यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है डेटा को स्टोर करने की। क्लियर है, डेटा को स्टोर करने की। छोटी यूनिट, ठीक है। अब आपने बाइट सुना होगा, तो 8 बिट मिलकर क्या है, 8 बिट जो है मिलकर क्या है, एक बाइट का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। एक बाइट का निर्माण करते हैं। और 1024 जो आपके 1024 जो आपके क्या है मिलकर बाइट्स मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 1 MB, सॉरी 1 KB, सॉरी 1 KB बनाएंगे, 1 किलो बाइट बनाएंगे। क्लियर है यहां से। अब फटाफट से आपको सर इस क्लास में इतने ज्यादा लाइव हुए हैं, इस क्लास में होते ही जीके की क्लास में लाइव आते हैं, आज तो बहुत कम है। आप सेशन को जितना शेयर करेंगे अंशिका, उतने बच्चे लाइव होंगे, ठीक है ना। इसलिए सेशन लाइव शेयर करते रहें, ठीक है।
स्मार्ट टीजीबी ने भी जवाब दिया है, डी बताया है। तो आपके 3 इज राइट। इसको क्या है, बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बाइनरी डिजिट आपके 0 1 होता है। क्लियर है यहाँ से, जिससे क्या है कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है। तो आपके सी इज राइट आंसर, जिसका सी है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, बाइनरी डिजिट कहा जाता है बिट को। ठीक है, इसी में क्या आपके डाटा स्टोर होते हैं, बिट में आपके डाटा स्टोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राउजर क्या है। ब्राउजर का आपको नाम बताने, कितने प्रकार के ब्राउजर होते हैं। अगर आपने जितने नाम सुने हैं ब्राउजर के, वो सभी को आपको कमेंट सेक्शन में चिपका देने हैं। क्लियर है, ठोकने हैं कमेंट फटाफट से। एक HTML प्रणाली है, एक सर्वर है, वेब पृष्ठों को पहुंचने के लिए, उनको देखने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज ब्राउजर, ठीक है ना, ए सर्वर, ए HTML सिस्टम, ए सर्वर। क्लियर है, एक्सेस टू व्यू वेब पेजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। फटाफट से आपको जवाब देना है। वेब ब्राउजर की बात हो रही है, कमेंट सेक्शन में जवाब दें, कमेंट सेक्शन में फटाफट से जवाब दें। इट्स ओके देवेंद्र, घबराना नहीं है, उस सेशन को शेयर करते रहें। सी। और आपको वेब ब्राउजर्स के नाम बताने हैं। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपके फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है। ठीक है, ये सब क्या वेब ब्राउजर होते हैं। किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए क्या वेब ब्राउजर में एक्सेस किया जाता है। जैसे आप जाएंगे मोबाइल में भी, अगर आप जाएंगे तो क्रोम होगा, क्रोम में आप ओपन करेंगे, या फिर सर्च इंजन में कई बार सीधा भी जाया जाता है। आजकल सर्च इंजन की भी क्या एप्लीकेशन अपलोड हो जाती है। ठीक है, उसमें भी आप जा सकते हैं, गूगल याहू वगैरह जो है वो सर्च इंजन है, उसमें भी आप सीधा सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या है, किसी भी वेब पोर्टल जो है, वेबसाइट जो है, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए क्या है, उसके एक्सेस के लिए क्या है, आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तो सी ऑप्शन इज राइट। वेब पृष्ठों को पहुंचने के लिए, उनको देखने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सी ऑप्शन इज राइट, वही क्या होता है, ब्राउजर होता है। क्लियर है, यहां से ब्राउजर होता है। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है। यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है, यूपीएस आपने सुना ही होगा। क्लियर, यहां से इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई जो है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई है, यूनिवर्सल पावर सर्विस है, यूनिवर्सल पावर सेविंग है। यूपीएस इज ए ब्रो, ठीक है, इसकी फॉर्म बतानी है। क्लियर है, यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सर्विसेज, यूनिवर्सल पावर सेविंग। फटाफट से आपको यूपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है, उस यूपीएस की फुल फॉर्म को आपको बताना है। क्लियर, यहां से फटाफट से जवाब दे। सर खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, तो खाना खा लीजिए शिवेंद्र, खाना भी जरूरी है, एनर्जी के लिए जरूरी है, खाना खा लीजिए। ए ओ बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल शानदार लाजवाब जवाब आ गया है। इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई क्या है, यूपीएस आपके लगाया जाता है। कब अप्लाई किया जाता है, मान लीजिए सडनली आपके क्या है, कंप्यूटर में आपके सिस्टम जो है लाइट चली गई है, सिस्टम एक झट से बंद ना हो, एक झटके से बंद ना हो। ठीक है ना, अभी भी लाइट चली जाएगी, तो यहाँ पे एक यूपीएस सिस्टम काम कर रहा है। इस सिस्टम में क्या है, यूपीएस सिस्टम काम कर रहा है, इसको लोड नहीं पड़ेगा, इसको लाइट जाने पर रोक लेगा। ठीक है ना, इसलिए क्या है, उसको इमरजेंसी के तौर पर प्रयोग किया जाता है यूपीएस को। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म जो आपके अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, यानी कि समस्या पैदा ना हो। ठीक है, ए ऑप्शन। साइड में हट गया हूं, अब देख लीजिए साइड में हूं। क्लियर, यहां से ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर, यहां से नेक्स्ट देखिए, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहलाता है। सुपर कंप्यूटर के आपको जनक बताना है। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, रघुनाथ माशलेकर है, विजय भाटकर है, जयंती नीलकर है, ननंद नीलेकणी है। हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना, रघुनाथ माशलेकर है, विजय बटलाकर है, जयंत निर्लेकर है, नंदन नीलकलानी है। फटाफट से आपको जवाब देना है। ठीक है, फटाफट से आपको इसका जवाब देना है, फटाफट से आपको जवाब देना है इस वाले सवाल का। ठीक है ना, भारतीय सुपर कंप्यूटर जो है, ठीक है, देवेंद्र बी, अनीता बी, मनीषा बहुत फास्ट जवाब दे रही है मनीषा। ठीक है, देवेंद्र मौर्य बी, स्मार्ट गर्ल ए बता रही है, ज्योति चौधरी बी बता रही हैं। फटाफट से आपको जवाब देना है। मुकेश शर्मा हेलो सर, स्वागत है आपका भी एजुकेशन चौपाल पे मुकेश सर जी।
फटाफट से जवाब देना। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपके विजय भाटकर क्या है? फादर ऑफ क्या है? सुपर कंप्यूटर माने जाते हैं, इंडिया फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। सर ये क्वेश्चन कल वाले हैं, रिपीट हो गए हैं, कोई नहीं, तो आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। देवेंद्र बिल्कुल सही है। क्लास का समय लगभग हो गया है, 45 मिनट की क्लास हो गई है। क्लास को शेयर को सेशन को शेयर कर दें। कल भी क्लास डिजिटल बोर्ड पे होगी। और हाँ, ये यस्टरडे के क्वेश्चन आ गए, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपका रिवीजन हो गया फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप एक दो लोगों के गलत आए हैं। क्लास कंप्लीट हो गई है एनसी का, ठीक है। मॉर्निंग में मैं मिलूंगा आपको, ठीक है। तो सेशन को खत्म किया जाए, यहीं पे समाप्त किया जाए। तो सुबह मिलूंगा आपको 7:15 बजे। आज क्लास लेट हो गई है तो 11:15 बजे वाली क्लास को पोस्टपोन कर दिया गया, वो कल होगी, तो उसको कल कर लिया जाएगा। आज क्लास लेट हो गई है, वो वाली क्लास अब चला नहीं पाएंगे थोड़ा लेट होने के कारण। सुबह करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू आएंगे, उसमें क्या है 20 क्वेश्चन है आपके, कौन से रहेंगे? 20 क्वेश्चन आपके अक्टूबर से क्या है, दिसंबर जो है उसके रख लेंगे हम। 2021 के जो आपके हैं 20 क्वेश्चन वो रहेंगे। इसके अलावा लगभग 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे जो आपके टॉप एमसीक्यूज जो हैं आपके लास्ट 6 मंथ के। तो सुबह मैं 7:15 बजे मिलूंगा। गुड नाइट सभी को। अब क्लास नहीं होगी 11 वाली, काफी लेट हो गया देवेंद्र, माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। कल वो कर लेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज जो 1 घंटा लेट हो गए इसलिए शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए आज के लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सभी को गुड नाइट, सभी को गुड बाय, टेक केयर। और सेशन को प्लीज 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 शेयर कर देना एक बार, ठीक है ना।